अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। डियर स्टूडेंट्स, किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले मेथड 0 डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 0 क्या है? मूविंग अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L perpendicular to external मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए हम किसी यू शेप्ड हॉर्स शू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स कंसीडर करते हैं, इस तरह से कि लेट से ये है किसी यू शेप्ड मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है उस मैग्नेट का साउथ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस रिप्रेजेंट की जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस इस तरह से रिप्रेजेंट होंगी। और इनके दरमियान में भी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि इस रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, हम एक रॉड प्लेस कर रहे हैं इस तरह से, और इस रॉड को एक्सटर्नल एजेंट के ज़रिए से मूव करवाया जाएगा इस तरह से कि इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स आर राइट होगी, हमारी राइट डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और बोर्ड से बाहर आते हुए जेड एक्सिस ड्रॉ किया जाए तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसलिए अगर हम वेलोसिटी यूनिट वेक्टर लिखें तो वेलोसिटी यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होने की वजह से आई हैट लिखा जाएगा। अब जब इस रॉड को राइट डायरेक्शन में मूव किया जाएगा तो ये रॉड अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी कंटेन करती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेटेड है। जब ये रॉड मूव करेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी इस रॉड के साथ मूव करेगा, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसका एक्सप्रेशन FB इज इक्वल टू QV क्रॉस B लिखा जाता है। हम फिलहाल इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए Q प्लस E होगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा FB इज इक्वल टू प्लस E V क्रॉस B। डियर स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्शनल फार्मूला लिखा जाए इसका तो एक्सप्रेशन बन जाएगा FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर। पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे प्लस साइन भी मौजूद रहेगा। अगर चार्ज कैरियर नेगेटिव टाइप का होता तो यहाँ नेगेटिव साइन भी आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो वेलोसिटी है चार्ज कैरियर की वो किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी यूनिट वेक्टर की जगह पे I यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है और हमारे पर्सपेक्टिव से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के जरिए से रिप्रेजेंट होती है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है -j। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -I क्रॉस j यूनिट वेक्टर। हम शॉर्टकट मेथड जानते हैं कि अगर इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए और यहाँ पे लिख लिया जाए I हैट, J हैट और K हैट, तो हम ये बात जानते हैं कि I क्रॉस J का आंसर K होता है, J क्रॉस K का आंसर I होता है, K क्रॉस I का आंसर J हैट लिखा जाता है, K के इक्वल, और एक्सप्रेशन बन जाएगा -K हैट। सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव Z एक्सिस के अलोंग होगी और नेगेटिव Z एक्सिस यहाँ पे इनटू द पेज जा रहा है। इसका मतलब है ये जो चार्ज कैरियर हमने प्लेस किया है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स
इनटू द पेज अप्लाई होगी। इस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन FB लिखा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे इस रॉड के इस एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन हो जाएगी और इस एंड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवा देते, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस ई लिखते, तो एक्सप्रेशन होता FB इज इक्वल टू माइनस ई V क्रॉस B, और जो इसका डायरेक्शनल फार्मूला बनता वो क्या होता, FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B यूनिट वेक्टर, और ऑब्वियसली इसका आंसर प्लस K हैट डायरेक्शन में आना था। सो तमाम नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स इनटू द पेज होगी। सो यहाँ पे एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल इस रॉड के इन दोनों एंड्स के साथ गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देंगे, तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट होते ही यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये होगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया तो इसमें EMF इंड्यूस हो गई, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट किया तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर गया, क्योंकि गैल्वानोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन के ज़रिए से करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया। इस सारी डिस्कशन से अगर हम ये बात डिस्कस करें कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स अपॉन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स अपॉन। सो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर EMF डिपेंड करती है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जिस कदर हम ज़्यादा रखेंगे उस कदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग EMF इंड्यूस होगी। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जिस कदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी उस कदर ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा और EMF भी इंड्यूस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। दैट मीन्स डायग्राम में हमने जो एक लूप शो की है उसको अगर बहुत ज्यादा लूप्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो EMF का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। फिर बारी आती है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर की। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंडक्टर को जिस कदर ज्यादा तेजी से रैपिड रेट के ऊपर मूव किया जाएगा इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड उस कदर ही ज्यादा होगा। जिस कदर ज्यादा रैपिड रेट के ऊपर इस कंडक्टर को मूव किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उस कदर ज्यादा EMF इंड्यूस होगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये कि इंड्यूस्ड EMF तब मैक्सिमम होती है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस वक्त इंड्यूस्ड EMF मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन भी हमें चाहिए जो कि डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमाइज होता है और 0 या 180 डिग्री के ऊपर मिनिमाइज होता है, तो वो साइन थीटा कहलाता है। इसका मतलब है EMF इसके अलावा एक और फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है जो है साइन थीटा। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो हेडिंग बनेगी फैक्टर्स अपॉन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन। डियर स्टूडेंट्स, हम ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट से वाकिफ हैं। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इट इज V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब है अब वाले केस में भी I और R का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए?
वो कांस्टेंट रहना चाहिए गिवन कंडीशंस के अंदर। सो ये I और R का प्रोडक्ट अब जिस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा उसे हम इस चैप्टर के रेफरेंस से इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दे रहे हैं और इसका सिंबल E लिखा जाएगा। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, R इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड के ऊपर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू E ओवर R। अब जरा गैस कीजिए कि इंड्यूस्ड करंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता होगा। सो इंड्यूस्ड करंट उन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है, जो अभी हमने डिस्कस किए। उसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और साइन थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाले एंगल का साइन, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है। इंड्यूस्ड करंट भी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट एक एडिशनल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है जो है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अभी हमने यहाँ पे जो केस डिस्कस किया उसके अंदर हमने ये देखा कि जब एक्सटर्नल सर्किट ओपन होता है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट नहीं होता, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। सो जब हम यहाँ पे I इज इक्वल टू E ओवर R पुट करेंगे, सो जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो ओवरऑल फैक्टर 0 के इक्वल आ जाता है। सो ओपन सर्किट में इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी से कम होके एक सर्टन वैल्यू के ऊपर आ जाती है और करंट की वैल्यू भी 0 से इंक्रीज होके एक सर्टन वैल्यू के ऊपर सेट हो जाती है। सो इंड्यूस्ड करंट उन तमाम फैक्टर्स जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है, उन पर डिपेंड करने के साथ साथ एक एडिशनल फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेथड 1। मेथड 1 में हमने डिस्कस करना है मूविंग अ मैग्नेट relative to a coil। लेट से हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस तरीके से कोई कोर मटेरियल है। ये कोर हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ ड्राइंग में आसानी के पर्पस से, वरना आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि इस वक्त इस जगह के ऊपर वैक्यूम मौजूद है। इस कोर के ऊपर वाइंड की गई है एक क्वाइल, उसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं इस तरह से। और ये सर्किट कनेक्टेड है एक स्विच के थ्रू एक गैल्वानोमीटर के साथ। अब हम इस कॉइल की विसिनिटी में मूव करवाएंगे एक बार मैग्नेट। लेट से मैं कहता हूं कि यहां पे जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है। ये एंड इसका नॉर्थ एंड है, ये एंड है इसका साउथ एंड, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही हैं वो भी ड्रॉ कर देते हैं कि वो इस तरह से हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया में से पास करेंगी और एक सर्टन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इस कॉइल के अंदर से मेंटेन होगा। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब मूव करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। और जैसे ही इस कॉइल के करीब मैग्नेट को मूव किया जाएगा तो ये कॉइल इनकमिंग नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बना लेगी। किस तरीके से? वो इस तरह से कि कॉइल इस मैग्नेट के नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ पोल बना ले
और ऑपोजिट साइड पे अपना साउथ पोल बना ले। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होंगी वो भी इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह से। साइड की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कर्व शो कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इनकमिंग नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनना वैसे ही है जैसे आप किसी चेयर को पुश करते हो तो वो आपकी पुशिंग फोर्स को अपोज करती है और बैकवर्ड रिएक्शन की फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करती है। इवन आप किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस में भी पुश करते हो तो वो आपके ऊपर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। और ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट से मैच करती है कि किसी भी चीज़ को काइनेटिक एनर्जी देनी है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। सो ऐसे ही जब आप इस मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव करते हो तो कॉइल इनकमिंग नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ पोल बनाती है। लेकिन ये नॉर्थ पोल बनाना कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर आपका थंब इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और आपकी फिंगर्स का कर्ल इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो करे इस डायरेक्शन में, तभी ये नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस हो सकते हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जाना लाजमी है। ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव बन रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। कॉइल एफर्ट तो कर सकती है नॉर्थ और साउथ पोल बनाने की, लेकिन बना तब तक नहीं सकती जब तक आप इस स्विच को ऑन करके सर्किट कंप्लीट नहीं कर देते, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस करंट फ्लो कर सकता है। और जब ये करंट फ्लो करेगा तभी B इज इक्वल टू मो नॉट एन आई के मुताबिक एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर सेट अप होगी। उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम मैग्नेट को इस कॉइल से दूर मूव करते हैं तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट किस तरह से बनते हैं। अगेन यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है कोर मटेरियल इस तरह से, और इसके ऊपर एक वायर के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जो कि वाइंड हुए हैं इस तरह से। और अगेन एक स्विच के थ्रू गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है इस कॉइल के साथ, और इसकी विसिनिटी में इस तरह से एक बार मैग्नेट मौजूद है। इस बार मैग्नेट का ये एंड नॉर्थ और ये एंड साउथ है, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से भी पास हो रही हैं। सो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन हो गई है, और अ सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया में से पास कर रही हैं, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए एक्सप्रेशन के मुताबिक, या फिर बी ए कॉस ऑफ थीटा एक्सप्रेशन के मुताबिक। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर मूव करेंगे इस तरह से, तो अब क्या होगा, अब इस कॉइल के अंदर से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। किस तरह से कि अगर पहले 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड थी इस कॉइल के एरिया में से पास होती हुई, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं उनकी तादाद क्या हो जाएगी, उनकी तादाद कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारे रेफरेंस से। सो इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर गया है। जैसे आप किसी चेयर को पुश करना चाहें तो वो आपकी इस पुशिंग फोर्स को अपोज करती है, ऐसे ही अगर आप उसको पुल करना चाहेंगे तो वो आपकी पुलिंग फोर्स को भी अपोज करेगी। एक चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, उस पर वर्क करना पड़ता है। सो सेम ऐसे ही मैग्नेट कॉइल के करीब आए और उसमें से फ्लक्स इंक्रीज करे, कॉइल उसको भी अपोज करती है, और अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जाए, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे, तो कॉइल उस डिक्रीमेंट या कमी को भी अपोज करती है। अब दूर जाते हुए नॉर्थ को अपोज करने का क्या मेथड है? इसका एक ही मेथड है कि कॉइल दूर जाते हुए नॉर्थ के सामने साउथ बना ले और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि कॉइल राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक
अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रही है तो फिंगर का कर्ल इस तरफ होगा और यहाँ पे इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट सप्लाई होगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, ये एंड नेगेटिव बनेगा, ये एंड पॉजिटिव बनेगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एड अप होके स्ट्रेंथ पुरानी वैल्यू के ऊपर बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। अब हमने देखा कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है, लेकिन कॉइल इस मैग्नेट को दूर जाते हुए भी अपोज नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त सर्किट ओपन है। अगर हम इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो अब यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में ऑर्बिट कर रहा होगा और नॉर्थ और साउथ पोल्स बन रहे होंगे और इस नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन की वजह से जो कॉइल है वो मैग्नेट को दूर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। अब अगर आपको मैग्नेट दूर मूव करना है, पुल अवे करना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने इन दोनों केसेस में देखा कि जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के करीब या फिर दूर ले जाया जाए तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब हम चल रहे हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 क्या है? रोटेटिंग अ कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, इस तरह से। और यहां पे इस जगह के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोर्टिंग पॉइंट्स जिनके दरमियान में कोई एक्सल प्लेस किया जा सकता है। उस एक्सल के ऊपर कोई कॉइल वाइंड होगी और ये सपोर्टिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगे एक्सटर्नल टर्मिनल्स के साथ, और ये एक्सटर्नल टर्मिनल्स क्या करेंगे? ये करंट प्रोवाइड या एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्टैक्ट्स का काम करेंगे। इन सपोर्टिंग पॉइंट्स के दरमियान में एक्सल के ऊपर वाइंड होगी एक कॉइल जिसके काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग्स के बाद ये कॉइल यहां से इस सेकंड कांटेक्ट के साथ कनेक्टेड होगी। दैट मीन्स यहाँ पे करंट कांटेक्ट कंप्लीट है और अब हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए से इस कॉइल को रोटेट करना है। लेट से कोई इंजन इसके साथ कनेक्ट कर दें जो इस कॉइल को रोटेट करवा सके। इसकी रोटेशन की हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया जा रहा है। अब ये कॉइल अपने साथ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को लेके भी रोटेट करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज जो इस वायर के पॉइंट के ऊपर मौजूद है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वायर के इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, ये मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जैसे ही ये चार्जेस मूव करेंगे इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो Q V क्रॉस B बन जाएगा। चार्जेस पॉजिटिव कंसीडर्ड हैं इसलिए हम Q की जगह पे प्लस E लिख देंगे और एक्सप्रेशन होगा प्लस E V क्रॉस B। और इसका डायरेक्शनल फार्मूला FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस के तौर पे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारी तरफ इस पॉइंट के ऊपर आएगा। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ अप्लाइड है? वो इनटू द पेज या नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ अप्लाइड है, इसलिए इसका आंसर नल वेक्टर होगा। इस चार्ज कैरियर के ऊपर इस वक्त कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं इस वाले चार्ज कैरियर के ऊपर तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करनी है उसका एक्सप्रेशन होगा K क्रॉस K और उसका भी आंसर नल वेक्टर है। इस चार्ज कैरियर के ऊपर भी कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर जब यहाँ से बोर्ड से बाहर आता आता नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर जब बोर्ड से अंदर जाता हुआ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा कॉइल की रोटेशन के साथ, तो उस वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी
और वो एक नेट फोर्स फील करेगा। अब अगर इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो एफ बी यूनिट वेक्टर, चूंकि v क्रॉस b यूनिट वेक्टर्स के इक्वल होता है, तो जब ये वाला चार्ज कैरियर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -j, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो है -k डायरेक्शन में। दैट मीन्स j क्रॉस k डायरेक्शन। और शॉर्टकट फार्मूले के जरिए से हम ये बात जानते हैं कि i, j और k हैट को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। j क्रॉस k का आंसर क्या होगा, i। इसका मतलब है ये डायरेक्शन हुई प्लस i डायरेक्शन। और इसके अलावा इस चार्ज कैरियर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करें तो जिस वक्त ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा -j क्रॉस k, और इसका आंसर आएगा -i हैट यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स इस चार्ज कैरियर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और इस चार्ज कैरियर के ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव x डायरेक्शन में मौजूद है। इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मौजूद तमाम पॉजिटिव चार्ज एक नेट टॉर्क फील करेंगे और इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेंगे अगर हम उनको एज होल और रिजिड बॉडी कंसीडर कर लें। वरना यहाँ पे इन तमाम चार्ज कैरियर्स के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, ऐसे कहा जा सकता है। सो ये चार्जेस यहाँ पे इस तरह से रोटेट करते हुए इस टर्मिनल से इमर्ज आउट करने की कोशिश करेंगे और इस टर्मिनल से एक्सट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। अब जो चार्ज कैरियर इस वक्त डाउनवर्ड आ रहा है उसने रोटेट करके अपवर्ड भी जाना है, और जो अपवर्ड जा रहा है उसने रोटेट करते हुए डाउनवर्ड भी आना है। इसका मतलब है कि उसका कॉन्टैक्ट तो जाहिर बात है उसी के साथ बरकरार है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जाते हुए इस तरफ फोर्स फील कर रहा है तो इसने डाउनवर्ड आते हुए इस तरफ फोर्स फील करनी है। कनेक्शन तो इसी टर्मिनल के साथ रहना है। सो ये टर्मिनल हाफ रोटेशन के बाद नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। फिर से हाफ रोटेशन होगी तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहे हैं जिसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, चार्जेस ऑसिलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल भी है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। इस केस में अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई लोड कनेक्ट कर दें, जैसे कोई फैन या बल्ब एटसेट्रा, सो इसके क्रॉस जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेंगे और कोलिजन्स की वजह से वो एनर्जी हमें हीट या किसी भी दूसरी फॉर्म में मिलती रहेगी। सो ये हमने मेथड डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। ये है मेथड 3, और मेथड 3 क्या है, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल placed in external magnetic field। और ये हम एरिया चेंज किस तरह करने जा रहे हैं, बाय स्ट्रेचिंग द कॉइल। सो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे एक रीजन ड्रॉ करते हैं जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होनी है इनटू द पेज, इस तरह से। और इसके अंदर हम कोई कॉइल प्लेस कर रहे हैं जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल भी मौजूद है, लेकिन इसमें हमें एक्सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वायर डायरेक्टली इस तरह से कनेक्टेड है, इसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं और उसके बाद इस पॉइंट से ये वायर इमर्ज आउट हो रही है और ये इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं। अब अगर हम इस कॉइल जिसकी इनिशियल शेप ये वाली है उसको यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच कर दें तो शेप क्या बनेगी, शेप बन जाएगी एलिप्टिकल, इस तरह से सर्कल के बजाय। नतीजा क्या होगा कि ये वाला एंड नीचे की तरफ, ये वाला एंड ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी इसके साथ इस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। टॉप पे मौजूद चार्ज कैरियर्स के लिए वेलोसिटी डाउनवर्ड और बॉटम पे मौजूद चार्ज कैरियर्स के लिए वेलोसिटी किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। और अगेन जो एक्सप्रेशन है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी,
जिसमें चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव टाइप के हैं। इस वजह से एक्सप्रेशन बन रहा है FB इज इक्वल टू प्लस E V क्रॉस B। डायरेक्शनल फार्मूला है FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर। अगर इस चार्ज कैरियर की बात की जाए और रेफरेंस एक्सिस ये रखे जाएं X, Y और बोर्ड से बाहर आता हुआ Z एक्सिस, तो जो वेलोसिटी टॉप वाले चार्ज कैरियर की है वो डाउनवर्ड है -J और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, दैट मीन्स -K। आंसर क्या होगा? आंसर होगा J क्रॉस K या I हैट डायरेक्शन। और इसके अलावा बॉटम पे मौजूद चार्ज कैरियर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी +J क्रॉस -K। इसका आंसर आएगा -I डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे मौजूद चार्ज कैरियर्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या राइट डायरेक्शन में, और इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। इसकी वजह से यहाँ पे मौजूद तमाम चार्ज कैरियर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे और एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट करेंगे। नतीजा क्या होगा कि ये नेट फोर्स एप्लीकेबल होगी इस साइड के ऊपर और करंट एक्सट्रैक्ट होगा इस पॉइंट से। ये एंड प्लस बन जाएगा, ये एंड माइनस बन जाएगा। उसके बाद जब हम इस कॉइल को दोबारा से डी स्ट्रेच करेंगे, दैट मीन ये दोबारा पहले सर्कल की शेप में आएगी और उसके बाद ये इस तरह से एलिप्टिकल शेप बना लेगी। तो फिर इन चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन तब्दील करेगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स भी इनके ऊपर एक्ट करने वाली अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेगी। जो एंड पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो इसका मतलब है हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई कॉइल प्लेस करके उसका एरिया चेंज करके भी उसमें EMF इंड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम इस सर्किट में कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर दें तो उस एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस पॉजिटिव चार्जेस ऑसिलेट भी कर सकते हैं। जाहिर बात है नेगेटिव चार्जेस एक्चुअली मौजूद होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स में, लेकिन हम यहाँ डायरेक्शनल पॉजिटिव चार्जेस की ही कंसीडर कर रहे हैं। सो ये नेक्स्ट मेथड था। अब हम इसके बाद मेथड नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। सो मेथड 4 क्या है? चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक किसके साथ होगी? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और जब सेकेंडरी कॉइल से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो कॉइल इस चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी और अपोज करते हुए इंड्यूस्ड EMF बनाएगी और सर्किट कंप्लीट होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। इस बात को हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से यहां पे कोर मटेरियल ड्रॉ किया जाता है इस तरह से। सो अगेन आपने यहां पे कोर मटेरियल वैक्यूम कंसीडर करना है। सिर्फ ड्राइंग में आसानी के लिए हम यहां पे कोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर जो वायर्स वाइंड की गई हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है और इसके साथ ये जो कॉइल है ये है सेकेंडरी कॉइल। अब हम यहां पे सेकेंडरी कॉइल के साथ एक स्विच के थ्रू गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं जो कि करंट को डिटेक्ट करेगा अगर इस सर्किट में करंट मौजूद होगा। और जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी इस तरह से एक स्विच के थ्रू। डियर स्टूडेंट, स्विच आमतौर पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कोई वेरिएबल रजिस्टर, फॉर एग्जांपल रियोस्टेट।
जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो इस सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगी, इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी तो थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस कॉइल से वो किस तरफ बनेगी, वो इस तरफ बनेगी। ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी इस तरह से पास करेंगी। जो जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइड पे बन रही हैं वो भी इस तरीके से इस कॉइल के अंदर से पास करना स्टार्ट करेंगी। और अब यहाँ पे जो नॉर्थ और इधर साउथ पोल बना है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है और सेकेंडरी कॉइल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल चाहेगी कि वो इस इंक्रीमेंट को ना होने दे। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो इंक्रीजिंग नॉर्थ के सामने नॉर्थ और ऑपोजिट साइड पे साउथ बना ले, दैट मीन्स ये कॉइल खुद अपने मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस कर ले इस डायरेक्शन में। और राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो करंट को यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो करना लाजमी है। इस वजह से यहाँ पे ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव बन जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सर्किट कंप्लीट करते ही गैल्वानोमीटर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगी और इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को कांस्टेंट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कोई नॉर्थ या साउथ नहीं होंगे, ना कोई करंट होगा, ना ही कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। हाँ, अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को कम कर दें तो करंट बढ़ जाएगा। अगेन ये नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किस तरीके से? यहाँ पे मजीद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास कर रही हैं उनकी तादाद भी इंक्रीज कर जाएगी। फिर से यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बनेगा और ये करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टेंस को कम कर दूं तो इस रेजिस्टेंस के कम होते ही ये नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल क्या करेगी, नॉर्थ के सामने साउथ और ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ बना लेगी ताकि ये कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेंटेन रख सके और कमी को अपोज कर सके। या फिर ये काम तब भी होगा जब हम स्विच को ऑफ करेंगे और ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये मैक्सिमम वैल्यू से कम होती हुई जीरो के ऊपर आएगी। तो इस चेंज के दौरान भी यहाँ पे ये साउथ और नॉर्थ पोल मौजूद होंगे और इस तरफ अगर नॉर्थ जनरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो करंट का राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक इस तरह ऑर्बिट करना लाजमी है। दैट मीन ये एंड प्लस ये एंड माइनस बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और कनेक्शन कंप्लीट होते ही इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज करके सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस किए जा सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड 5 और मेथड 5 क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ passing through a loop using electromagnet। अब हम यहां पे सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल रिप्रेजेंटेड है और यहां पे इस तरीके से ये यू शेप कंप्लीट कर रहा है।
सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से है कि अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवानी है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एक कॉइल की वाइंडिंग रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड होने के बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और यहाँ पे कनेक्टेड है कोई वेरिएबल पोटेंशियल। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट की गई है और जो बैटरी है उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरिएबल है, वो वेरिएबल करंट सप्लाई कर सकती है। अब हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस रीजन में प्लेस कर देनी है एक लूप। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं या नंबर ऑफ टर्न्स एक भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि इधर जो कन्वेंशनल करंट इस वायर में फ्लो करता है वो इस डायरेक्शन में है, सो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर करंट इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लूप कंप्लीट करती है। दैट मीन्स ये एंड नॉर्थ बन रहा है, ये बन रहा है साउथ, और इसकी स्ट्रेंथ इनिशियली हम इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करवा के। सो ये कॉइल क्या करेगी, ये बढ़ते हुए साउथ के सामने साउथ और बढ़ते हुए नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बनाएगी और राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दैट मीन्स ये एंड करंट सप्लाइंग एंड और ये एंड करंट एक्सट्रैक्टिंग एंड बनेगा। ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और अगर यहाँ पे कोई गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए, सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए, सर्किट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी से कम कर दी जाए तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कम कर दें, इस वैल्यू को डिक्रीज कर दें, तो फिर ये नॉर्थ और साउथ भी डिक्रीज होंगे। अब कॉइल क्या करेगी, डिक्रीजिंग साउथ के सामने नॉर्थ और डिक्रीजिंग नॉर्थ के सामने साउथ बना देगी ताकि वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट करके मेंटेन करने की कोशिश करे। दैट मीन्स अब वो कमी को अपोज कर रही है। सो इस केस में जब नॉर्थ अपवर्ड बनना है तो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव बनना चाहिए। और जब हम गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस करंट भी फ्लो करेगा। सो ये डिफरेंट मेथड्स से किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने के जो हमने डिटेल से पढ़े, अब हम जरा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला एमसीक्यू है, हु डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, जिसकी वजह से बाकी साइंटिस्ट ने इसके रिवर्स इफेक्ट को डिस्कवर करने की कोशिश स्टार्ट की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फैक्टर विच हैव नो इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के साइन के ऊपर। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ईएमएफ तब भी इंड्यूस हो जाती है जब सर्किट ओपन होता है, सर्किट ऑफ होता है, लेकिन करंट फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का इन्फिनिटी से कम होना लाजमी है। इसलिए ईएमएफ किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ नॉर्थ ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल, द कॉइल विल फॉर्म, क्या बनाएगी, इनकमिंग नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल बनाएगी। तो दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप नॉर्थ पोल को पुल अवे करेंगे तो फिर वो इस पुलिंग अवे को अपोज करते हुए अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली कमी को अपोज करते हुए नॉर्थ के सामने साउथ बनाएगी और चाहेगी कि मैग्नेट कॉइल से दूर ना जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेस्टेड बाय कनेक्टिंग अ गैल्वानोमीटर अक्रॉस द कंडक्टर। सो हमने ये डिस्कस किया कि गैल्वानोमीटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है और नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, और वैसे भी गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो ये किसके बारे में बताता है, इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताता है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मेजर करनी है तो उसके लिए कोई वोल्टमीटर यूज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें कुछ फार्मूला सोल्यूशन भी डिजिटली या मैनुअली की जाती होंगी। सो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए कि किस तरीके से हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेटिव मोशन की वजह से
किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें इंड्यूस करंट भी फ्लो करता है। इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं मेथड्स को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करना है। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।